नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी तमाम खबरों पर। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। कांग्रेस समेत कई पार्टियां बिल के विरोध में, जेडीयू ने किया समर्थन। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के सामने आई बड़ी लापरवाही। एमसीडी और फायर अमले ने तथ्यों को छिपाया। मेरा दिल ही टूट गया, मां को नहीं देख पाने, उन्हें गले नहीं लगा पाने से बेहद दुखी। एक्स पर आया हसीना की बेटी का भावुक ट्वीट। बढ़ती शिकायतों को दूर करने के लिए ट्राई ने लिया बड़ा फैसला। अब यूजर्स को स्पैम कॉल से मिलेगी आजादी। श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत से जीती वनडे सीरीज। कोहली, गिल समेत भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह रहा फ्लॉप। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार विवेक श्रीवास्तव। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। सरकार लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जैसे ही बिल पेश किया, संसद में हंगामा हो गया। कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, सीपीएम, आईयूएमएल, डीएमके और आरएसपी ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, संशोधन बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। आप यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह ने कहा, यह मजहब में दखलंदाजी है, इससे देश की साख को नुकसान पहुंचेगा। डीएम के सांसद कनिमोझी ने कहा, यह बिल अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को अपने संसाधनों का प्रशासन करने से संबंधित है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने इस बिल का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बिल का समर्थन करते हुए कहा, एक संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, इसमें संशोधन का अधिकार सरकार को है। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी का। बिल को लेकर शुरुआत से ही विवाद था, क्योंकि पहले ही मालूम चल गया था कि सरकार इसमें संशोधन लाना चाहती है और करीब 40 संशोधन लेकर आ रही है। अभी संसद में बहस हो रही है इस बिल को लेकर और कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष जो है इस बिल के विरोध में है और उसका कहना है कि ये सरकार धर्म के उसमें हस्तक्षेप कर रही है, चूँकि ये सभी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिम उससे जुड़ा हुआ, मुस्लिम धर्म के उससे संबंधित है। और दरअसल वक्फ का जो वो है मंशा है कि जो लोग दान दे देते हैं ज़मीनों को, उसका उस ज़मीन की देखरेख करना और उस ज़मीन पर कल्याणकारी चीज़ों का निर्माण करना, ये वक्फ बोर्ड का काम है और वक्फ बोर्ड अपने नियमों के तहत इस काम को करता है। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रियल जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही। एमसीडी और फायर अमले ने तथ्यों को छिपाया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने से हुए हादसे के बाद मजिस्ट्रियल जांच बैठाई गई। मजिस्ट्रियल जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के गलत ढंग से उपयोग की बात सामने आई है। जांच में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की लापरवाही भी सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हो रहे नियमों के उल्लंघन के बारे में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को पहले से जानकारी थी। इसके बाद भी विभागों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। पिछले साल अगस्त में दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। इसके बाद राव आईएएस की बिल्डिंग के बेसमेंट को गलत ठहराया गया। हालांकि इसके बाद भी एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस साल 1 जुलाई को भी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने निरीक्षण किया था। इस रिपोर्ट में भी बेसमेंट में चल रही अवैध लाइब्रेरी की बात छिपाई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कोचिंग सेंटर निचले स्थान पर होने के कारण जल भराव की संभावना पहले से ही थी। इसके बावजूद एमसीडी ने बीते 5 सालों में नालों की सफाई नहीं की। इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राव कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पुलिस से 6 अगस्त को ये केस अपने हाथ में लिया था। सीबीआई से पहले दिल्ली पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रियल जांच एमसीडी और फायर ब्रिगेड के तथ्यों को छिपाया। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जी हैं, उनसे फिर से एक बार रुख करते हैं। जी विवेक जी, क्या कहेंगे इसको? ये दिल्ली का अकेले का मामला नहीं है और पूरे देश में जो जितनी भी मल्टी बनी हुई हैं वहाँ एक बेसमेंट होना ज़रूरी है और इस बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए किया जाता है। लेकिन हर जगह ये देखने को मिलता है कि वहाँ लोग व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाते हैं और दिल्ली में भी यही हुआ कि वहाँ बेसमेंट में जो
क्लासेस चल रही थी और जब तेज बारिश हुई तो वहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इसमें जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं उसमें एमसीडी की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि एमसीडी ने कहीं भी इस मामले को गंभीरता से नहीं दिया। चूँकि ये हादसा हो गया इसलिए पूरा मामला सामने आया। लेकिन जैसा कि खबरों में चल रहा है कि एमसीडी ने इसमें जांच की थी, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों को छिपा दिया गया और वहाँ लाइब्रेरी चल रही थी, इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। चूँकि अब मामला उठ गया है इसलिए अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। मेरा दिल ही टूट गया माँ को नहीं देख पाने, उन्हें गले नहीं लगा पाने से बेहद दुखी। एक्स पर आया हसीना की बेटी का भावुक ट्वीट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना चर्चाओं में है। अब शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद का एक भावुक ट्वीट सामने आया है, जिसमें वह कहती हैं अपने देश के लोगों की जान जाने से बेहद दुखी हैं। साथ ही अपनी मां को नहीं देख पाने से, उन्हें गले नहीं लगा पाने से बेहद दुखी हैं। साइमा वाजिद ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिस बांग्लादेश से मैं प्यार करती हूं, वहां लोगों की जान जाने से मेरा दिल टूट गया। इस कठिन समय में अपनी मां को देख नहीं सकती, उन्हें गले नहीं लगा सकती। बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के चलते शेख हसीना ने 5 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और आनन फानन में भारत चली आईं। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक हैं। हसीना के बेटे अमेरिका में रहते हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना अब शायद कभी वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे। इसके अलावा वह सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले रही हैं। फिलहाल शेख हसीना दिल्ली में ही हैं और यह जानकारी नहीं मिल सकी कि वह किस देश में शरण के लिए जाएंगी। इस बीच आज ढाका में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। बढ़ती शिकायतों को दूर करने के लिए ट्राई ने लिया बड़ा फैसला। अब यूजर्स को स्पैम कॉल से मिलेगी आज़ादी। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें शातिर ठग किसी भी अनजान को अपना निशाना बनाकर लाखों करोड़ों की ठगी कर लेते हैं। जिससे निपटने के लिए ट्राई ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार नियामक स्पैम कॉल पर अंकुश लगाने के लिए नियमों की समीक्षा करेगा और उन्हें मजबूत बनाएगा। ट्राई द्वारा लिए गए इस फैसले में स्पैम कॉल्स को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम द्वारा आयोजित इंडिया सेटकॉम 2024 के अवसर पर अनिल कुमार लाहोटी ने बताया कि उन्होंने कई स्पैम कॉल पर सेवा देने वालों के साथ बातचीत की। आगे उन्होंने कहा कि हम स्पैम या स्पैम कॉल मुद्दे पर जांच सख्त करने के लिए मौजूदा नियमों में लोगों द्वारा पाई जाने वाली हर खामी को दूर करेंगे। वहीं कॉल के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी और बढ़ती घोटालों की संख्या को रोकने और उस पर कार्रवाई करने के लिए ट्राई की नियामकों की एक संयुक्त समिति इस मुद्दे के समाधान के लिए सामूहिक रूप से कर रही है। आपको बता दें कि ट्राई सैटेलाइट पर आधारित दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के लिए नियम, शर्तें और अन्य तौर तरीके करने के लिए परामर्श प्रक्रिया 1 महीने से शुरू करने वाला है। श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत से जीती वनडे सीरीज। कोहली, गिल समेत भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप। कल भारत और श्रीलंका के बीच हुए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और श्रीलंका की टीम ने इसके साथ ही 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। साथ ही भारत ने इस तरह 27 साल श्रीलंका के खिलाफ कोई वनडे सीरीज गंवाई है। कल हुए मैच में श्रीलंका ने एक बार फिर टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 248 रन बना दिए थे, जिसमें अविष्का फर्नांडो ने 102 गेंदों में 96 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इसके बाद जवाब में खेलने आई भारतीय टीम 26 ओवर के बाद ही 138 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 35 रन बनाए, जो कि भारतीय टीम के स्कोर में सबसे ज्यादा थे। इससे ज्यादा का आंकड़ा कोई भी बल्लेबाज पार नहीं कर पाया। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों की लगाम कुछ इस तरह थाम कर रखी कि उन्हें रन बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया। गेंदबाजी में स्पिनर दुनीत बेलालगे ने कमाल का प्रदर्शन किया और
उन्होंने मात्र 5 ओवरों में 25 रन देकर 5 बल्लेबाजों को चलता किया। वहीं महेश तीछड़ा और जेफरी वांडरशेकी को 2-2 विकेट मिले। रोहित शर्मा के आउट होते ही भारतीय बल्लेबाजी का क्रम कुछ इस तरह ढहा कि जैसे कि वो रेत का पहाड़ हो। इसी तरह के साथ गंभीर की लीडरशिप में भारतीय टीम अपनी पहली वनडे सीरीज हार गई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।